महिलाओं में जो वुमेंस की जो हेल्थ चैलेंजेस है बहुत ज़्यादा है, चूँकि महिलाएं अपने शरीर को इग्नोर करती है। चूँकि आजकल सब कैरियर ओरिएंटेड वुमेन हो गई हैं, उनको चाहिए कि लेट शादी होती है, लेट शादी के बाद फिर बेबी करना चाहती हैं, तो उनमें पीसीओडी और हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा बढ़। अगर कोई दंपति अपने बच्चे को प्लान कर रहा है कि उसे अब करना है बच्चा, तो उस समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 1 साल पहले से आप अपना इन्वेस्टिगेट कराओ, स्क्रीनिंग कराओ कि आप बिल्कुल सही है, आपको थैलेसेमिया तो नहीं है, आपको पीसीओडी तो नहीं है, आपकी पीरियड्स इरेगुलर तो नहीं है। तो एक गर्भवती माता को चाहिए कि अपनी हेल्थ का और अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखे। तो ये सर्वाइकल कैंसर क्या है, इससे कैसे बचे, और प्रिवेंशन में वैक्सीनेशन का क्या प्रक्रिया है? हर 3 साल में पैप स्मीयर, जो सर्विक्स होता है जहाँ कैंसर होता है, एक पानी लिया जाता है, स्लाइड बना के टेस्ट वाले को भेजना होता है। 2 या 3 साल में जो महिलाएं 30 साल की हो गई हैं और यदि वो मैरिड हैं, उनकी एक जांच 3 साल में होती है, 500-600 रुपये की जांच होती है जो कराना है। किसी भी जांच, हाँ, उससे क्या होता है, जो वायरस HPV ह्यूमन पेपुलोमा वायरस जो कैंसर क्रिएट करता है, यदि उसमें आ गया तो ट्रीटमेंट हो जाएगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम हेल्थ की जो पढ़ाई है, हम स्पेसिफिक प्राथमिक स्तर से उन्हें कुछ मूलभूत जरूरी जो जानकारी है, जो कि लोगों को जानना ही चाहिए, वो पढ़ाना शुरू करें? नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द थर्मोमीटर के इस नए एपिसोड में। और जैसा कि प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक हफ्ता, प्रत्येक 7 दिन के बाद प्रत्येक रविवार को हम आपको एक नए मेहमान से मिलवाते हैं, तो इस बार भी एक नए मेहमान को लेकर के हम आए हैं। और आज जो चर्चा है बेहद ही खास है। आज आधी आबादी की चर्चा हम करने जा रहे हैं। आज हम महिलाओं के स्वास्थ्य की चर्चा हम करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और जिनका नाम है डॉक्टर ममता ठाकुर। डॉक्टर ममता ठाकुर दिल्ली में एक बड़ा नाम है। डॉक्टर ममता ठाकुर पिछले 25 सालों से स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में देश के तमाम बड़े अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। वो चाहे एम्स हो, चाहे सफदरजंग हो, चाहे आरएमएल हो, इस तरह से उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर ममता ठाकुर सामाजिक रूप से भी जुड़ी हुई हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से भी जुड़ी हुई हैं और पॉलिटिकली भी ये बहुत ही सक्रिय हैं। तो डॉक्टर ममता ठाकुर आईएमए से भी जुड़ी हुई हैं और साथ में डीएमए का जो काउंसिल है उससे भी जुड़ी हुई हैं, अखिल भारतीय जो मिथिला संघ है उससे भी जुड़ी हुई हैं। तो डॉक्टर ममता ठाकुर का एक विस्तृत औरा है और वो समाज को बहुत नज़दीक से उन्होंने देखा है और लोगों के बीच में जाकर के उन्होंने काम किया है। इतना ही नहीं, सर्वाइकल कैंसर की जागरूकता में भी एक बड़ा नाम है डॉक्टर ममता ठाकुर का। तो आइए द थर्मामीटर में आज हम बात करते हैं डॉक्टर ममता ठाकुर से और आपको मिलवाते हैं डॉक्टर ममता ठाकुर से। आपका स्वागत है डॉक्टर साहिबा। आपने हमारे जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस शो के लिए समय निकाला, इस अपने व्यस्ततम जो समय है आपका, इसके लिए बहुत बहुत मैं थर्मामीटर परिवार की ओर से, स्वस्थ भारत मीडिया की ओर से आभार प्रकट करता हूं। और चूंकि मैंने जैसा कि इंट्रो में बताया कि आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं, आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, तो मैं जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को कहा है कि मैं सामान्य भाषा में, उनकी भाषा में बातचीत करूंगा, ताकि ये जो हेल्थ को लेकर के एक मीथ और ये बनाया गया है कि समझ में नहीं आता, लोगों को बात समझ में आए। तो मैं सीधे आपसे ये जानना चाहता हूँ कि महिलाओं में आजकल किस तरह की बीमारियों को देखा गया है और वो कौन सी बीमारी है, उसका समाधान क्या है? आप सभी दर्शकों को नमस्कार और धन्यवाद आशुतोष जी और थर्मोमीटर जो आप चैनल चला रहे हैं, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूकता मिल रही है, उसके लिए आपको शुभकामनाएं, बधाई। जैसे कि आपने कहा कि हेल्थ इश्यूज़, महिलाओं में जो वुमेंस की जो हेल्थ चैलेंजेस है बहुत ज़्यादा है, चूँकि महिलाएं अपने शरीर को इग्नोर करती है जी। इतना इग्नोर करती है कि उनकी हेल्थ समस्याएं बहुत बढ़ती जा रही है। और आपने कहा कि आधी आबादी, मैं तो कह रही हूँ आधी से ज़्यादा आबादी हमारी हो गई है। अभी जो सर्वे हुआ है
तो उसमें थोड़ी सी बढ़त हो गई है, तो आधे से ज़्यादा हम हो गए हैं। और उनका हेल्थ बहुत अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मातृशक्ति एक ऐसी है जो सृष्टि का निर्माण करती हैं। उनकी वजह से ही परिवार, समाज और देश आगे बढ़ रहा है। तो उनका हेल्थ समस्या है ही। सबसे बड़ी जो हेल्थ समस्या आज के दिन में देखा गया एज ए गायनोकोलॉजिस्ट, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इशू है, जो प्रजनन की जो समस्याएं बहुत बढ़ गई है, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है लोगों की। हाँ, पीरियड टाइम पे नहीं आना, वो इशू हो गई है। पीसीओडी एक डिजीज़ होती है जो हम सब के लिए बहुत परेशानी की चीज़ हो गई है, जो लाइफस्टाइल की वजह से हो गया है। पीसीओडी में मरीज़ के पीरियड टाइम पे नहीं आते हैं। प्रजनन क्षमता, रिप्रोडक्टिव क्षमता बहुत कम हो जाती है, क्योंकि एक ओवा के बदले मल्टीपल ओवम बन जाते हैं, तो इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो वो समस्या हम लोगों के लिए बहुत बढ़ गया है, और इसकी जो ट्रीटमेंट है अभी पर्टिकुलर है नहीं। चूँकि लाइफस्टाइल से है, तो लाइफस्टाइल ठीक कीजिए। लाइफस्टाइल हम ठीक नहीं कर सकते, चूँकि हमारी अपनी समस्याएं इतनी ज़्यादा है कि लाइफस्टाइल वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हो रही है। उसके साथ साथ एंडोमेट्रोसिस बहुत बढ़ गया है। पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, जिससे औरतें ग्रसित होती हैं, जिसको आम भाषा में हम कहते हैं धात की बीमारी, एक सभी औरतों में है, बहुत ज़्यादा है, जिसको इग्नोर करती रहती हैं कि चलो कमर में दर्द हुआ, डिस्चार्ज हो रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा दर्द हुआ। हाँ, वो इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर करती है, उससे आगे आने वाले टाइम में उनकी बहुत परेशानी बढ़ जाती है। सिस्ट बन जाते हैं, और फाइब्रॉइड यूट्रस है। इस तरह की जो डिजीज़ हैं उसकी वजह से प्रजनन क्षमता, जो इनफर्टिलिटी है, बहुत बढ़ गया है। चूँकि आजकल सब कैरियर ओरिएंटेड वुमेन हो गई हैं, उनको चाहिए कि लेट शादी होती है, लेट शादी के बाद फिर बेबी करना चाहती हैं, तो उनमें पीसीओडी और हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जी ममता ठाकुर जी, जैसा कि आपने कहा कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, तो मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूं कि अगर कोई दंपति अपने बच्चे को प्लान कर रहा है कि उसे अब करना है बच्चा, तो उस समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आजकल हम जैसे कि कोई मरीज़ आते हैं तो उनको हम यही कहते हैं कि आप यदि चाहते हो कि बेबी प्लान करना है, तो एक साल पहले से आप अपना इन्वेस्टिगेट कराओ, स्क्रीनिंग कराओ कि आप बिल्कुल सही है, आपको थैलेसेमिया तो नहीं है, आपको पीसीओडी तो नहीं है, आपकी पीरियड्स इरेगुलर तो नहीं है, जिसकी वजह से कि चूँकि लेट मैरिज होता है, उसमें भी हम कहते हैं पहले कराओ। तो टाइम, एज फैक्टर भी है, एज पे प्रजनन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो भी एज फैक्टर भी एक बहुत इशू हो जाता है हार्मोनिकल इम्बैलेंस के लिए। मेडिकल साइंस में एज क्या कोई निर्धारण है कि किस एज में? बहुत निर्धारण है। यदि आप सच पूछते हो तो 25 साल से पहले एक बेबी हमारा हो जाना चाहिए। यहाँ तो शादी ही नहीं हो रही। हाँ, सेकंड ले लोगे तो 30। अब ये बताइए कि आज के दिन में सारे कैरियर ओरिएंटेड है, वो 32-33 में तो शादी करते हैं, उसके बाद फिर 1-2 साल कहते हैं अभी तो बिजी है, हम नहीं, अभी शादी हुई है, अपनी लाइफ जीना है, फिर बहुत लेट हो जाता है। तो हमारे पास तो कोई न्यूली दंपत्ति आती है तो मैं सबसे पहले यही कहती हूँ कि किसी और रीज़न से आती हैं तो मैं कहती हूँ आप सबसे पहले बेबी प्लान कर लो। यदि आप थोड़ा भी कर सकते हो और नहीं कर सकते हो तो फिर उनकी पर्सनल होती है, तो उसमें है कि इन्वेस्टिगेट करो, सारे हार्मोन्स चेक कराएं, अल्ट्रासाउंड कराएं, पीसीओडी का सारा पैनल कराएं, थैलेसेमिया का कराएं, पूरा प्लान करें कि आप स्वस्थ हो, तब बेबी प्लान करो, जिससे कि हम एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकें। ये तो प्लानिंग की बात हुई। प्लानिंग के बाद भी 9 महीना जो गर्भावस्था की होता है कि गर्भ में 9 महीना बच्चे को रखना होता है, उस समय भी बहुत केयर की ज़रूरत होती है। और इसमें खासतौर से ग्रामीण जो महिलाएं ये बातचीत सुन रही हैं, गांव की जो महिलाएं हैं, वो इसमें ध्यान नहीं दे पाती हैं, उन तक सही तरीके से बात नहीं पहुंच पाती है, और कई तरह की इधर उधर की बातें सुन करके वो इग्नोर करती हैं बहुत चीज़ों को। तो इसमें आप क्या गाइड करना चाहेंगे कि ये 9 महीना किस तरह से रहना चाहिए? सबसे ज़रूरी है गर्भाशय समस्या। गर्भाशय का जो टाइम है इतना ज़रूरी है, क्योंकि आज के दिन में एक हेल्दी बच्चा जो शरीर से भी हेल्दी हो और माइंड से भी हेल्दी हो। जी बिल्कुल। क्योंकि हमारे समाज में मेंटल इशू भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बच्चों में,
तो एक गर्भवती माता को चाहिए कि अपनी हेल्थ का और अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखे। लेकिन ये केवल उन्हीं पे डिपेंड नहीं करता है, पूरे परिवार, पूरा ये एनवायरनमेंट। पूरे परिवार सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि हमारे परिवार का माहौल क्या है। तो इसीलिए चाहिए कि एक ऐसी अवेयरनेस हम दें कि लोगों में जागरूकता हो, कि जैसे कि हम कहते थे पहले कि गर्भ संस्कार, जैसे अभिमन्यु वाली बातें पूरी दुनिया में चल रही है कि कैसे हम एक उदाहरण है कि हम कैसे सही रहेंगे। तो हमारा, चूँकि हमारा बच्चा 1.5-2 महीने के बाद सब कुछ सुनना शुरू कर देता है, जैसे उसमें धड़कन आती है थोड़ी थोड़ी, तो 3-4 दिन होता वो सब सुनता है। तो हम आजकल जो मैटरनल हेल्थ इशू में बात करते हैं, सबसे जो गर्भ संस्कार की बात करते हैं कि गर्भ में खाना पीना तो बिल्कुल बैलेंस न्यूट्रिशन होना ही चाहिए, एनीमिया पूरा ठीक होना चाहिए। 12 से कम में कोई भी माँ अपने बच्चे को पैदा ना करे। 12 हेमोग्लोबिन बहुत ज़रूरी है, बहुत मेंटेन करना ज़रूरी है, और उसके माइंड में डाल देना है कि 12 से कम नहीं होना चाहिए। उस पर डॉक्टर भी काम करे और फैमिली भी काज करे और पेशेंट को भी रहना चाहिए कि मेरा होना चाहिए, तो बच्चा हमारा बिल्कुल हेल्दी अच्छे IQ के साथ होगा। संस्कार का मतलब है कि माँ अच्छा सोचे, अच्छा बोले, उसकी सोच इतनी पॉजिटिव हो जैसा वो चाहती है कि मेरा बच्चा हो। जैसे कि उस अपने बच्चे से बात करे कि मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा हो, अपने संस्कारी हो, इतनी पढ़ाई करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, मम्मी पापा का रिस्पेक्ट, परिवार का रिस्पेक्ट, समाज का रिस्पेक्ट, देश के लिए काम करें। तो ये चीज़ जब आप अपने बच्चों को रोज़ बात करते हो कि मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा आओ, तो यदि हम 9 महीने कम से कम 10 मिनट सुबह शाम अपने बच्चे को ये कहते हैं, तो बच्चा वही सब संस्कार लेके पैदा होता, और ये सबसे बड़ा सच है। और कहीं न कहीं दिल्ली मेडिकल फोरम, डॉक्टर शारदा जैन मैडम, हम सब उनके साथ मिलके और पूरे देश में चाहते हैं कि गर्भ संस्कार में काम करें। डिजीज़, एनीमिया, उनका न्यूट्रिशन, ये सब तो बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन गर्भ संस्कार भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा नागरिक जन्म ले, इसके लिए जरूरी है कि शुरू से ही वहीं से yes. गर्भाधान से ही हमें मेहनत करने की जरूरत है। हेल्थ के साथ साथ तो माँ अच्छी पढ़ाई करे, फालतू के यूट्यूब पे ये सारे रील्स ना देख के। मैं तो बताती हूँ इतना टाइम मत दो, चाहती हूँ बच्चा अच्छा बने, तुम्हारी ज़िंदगी के साथ साथ बच्चा एक देश की नारी, समाज का अच्छा नागरिक बने, जो सबकी रिस्पेक्ट करे, इज्जत करे, पढ़ाई करे, स्पिरिचुअल हो। तो आप अच्छे चैनल देखो, उसमें विभोर हो, तो बच्चा आपका देखेगा, बच्चे से बात करो कि आप भी देखो, तो पैदा होता है। ये गर्भ संस्कार पे बहुत काम हो रहा है और देखा जा रहा है कि जो बच्चे को इस तरह से पैदा किया गया है, वो बच्चे के 3-4-5 साल में उसकी संस्कार देखी जाती है। और जो बच्चा ऐसा खराब हाँ पैदा हुआ, जहाँ उस लेडी को खाना अच्छा नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है, डांट पड़ती है, परेशान रहती है, डरी सहमी रहती है, वो बच्चा फिर ऐसा ही होता है। तो कम से कम इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है यदि हम अच्छा सोचते हैं। जो है दुनिया कुछ भी करे, आप अपने बच्चे के लिए अपनी सोच पॉजिटिव रखिए, अच्छा सोचिए। डॉक्टर ममता, इसमें जैसा कि आपने कहा कि परिवार का बहुत बड़ा रोल है, और ख़ास तौर से पति, और वो जो, क्योंकि इस तरह के भी बहुत, इस दौरान भी कई बार होता है कि पति आते हैं, जो लोग देख रहे होंगे, बहुत जगहों पे दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, आए घर में मारपीट कर रहे हैं, निगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं। वैसे लोगों को एक डॉक्टर होने के नाते, दिल्ली की एक बड़ी डॉक्टर होने के नाते, आप क्या संदेश देना चाहिए कि उनको कितना संभालने, अपने जो उनकी पत्नी है या उनकी बहू है, उनको संभालने की कितनी जिम्मेदारी उन पे है? सारी जिम्मेदारी उन्हीं पे है, क्योंकि एक महिला आपके लिए, एक बीबी या एक बहू या एक भाभी, यदि आपके लिए एक अच्छा क्रिएशन ला रही है, जो आपके घर में खुशियाँ दे रही है, तो उस क्रिएशन में आपका ही ज़्यादा योगदान है, क्योंकि वो तो रखी हुई हैं। आप उसको जितनी खुशी दोगे, जितना प्यार दोगे, जितना अच्छे से बात करोगे, उतना ही उसके अंदर पॉजिटिविटी जाएगी, और जितनी पॉजिटिविटी में वो रहेगी, वो बच्चा उतना ही पॉजिटिव लेके आपके लिए आएगा। कल कोई फादर अच्छा बिहेव नहीं करता है, वो बच्चा पेट में डरता है कि अरे मेरे पापा आए हैं और अभी मेरी माँ को डांटेंगे, पहले ही सहम जाता है। उसको पता है जो बच्चा सहमा हुआ आएगा, अपने फादर के लिए निगेटिविटी पेट से ही लेके पैदा होगा, वो कैसा बिहेव करेगा। दादा दादी के लिए, चाचा चाची के लिए, ये जो घर में मेंबर्स हैं, वो जैसे सुनेगा बिहेव,
उसके लिए ऐसा ही लेके आएगा, सोच लेके आएगा तो उसके साथ ऐसा बिहेव करेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि बच्चा आपको प्यार करे, आपको सम्मान करे, अच्छी पढ़ाई करे, हेल्दी रहे और समाज देश के लिए अच्छा नागरिक बने, जो आपका नाम रोशन करे, तो इन बातों पे बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। इसलिए जो भी सुन रहे हैं मेरी बातें, उनसे मेरी बहुत निवेदन है कि इस पे ज़रूर काम करें। आप एक ऐसी महिला जो गर्भवती है उसको अच्छे एनवायरनमेंट में रखिए, बहुत प्यार सम्मान की बात। जी डॉक्टर ममता, ये बात तो हुई कि गर्भाधान हुआ, 9 महीना माँ ने रखा और माँ ने जन्म दिया। जन्म देने से लेके 3 साल तक कहा जाता है कि और केयर करने की ज़रूरत होती है। ये क्या है, मतलब मेडिकली इसमें किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? मेडिकली वही सारे जो आप गर्भवती महिलाओं को ध्यान देने को कहते हैं कि अच्छी डाइट होनी चाहिए, न्यूट्रिशियस डाइट होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, एनीमिया नहीं होना चाहिए। तो वही चीज़ तो जब माँ 1.5-2 साल तक अपने बच्चे को फीड करती है, 6 महीना तो एक्सक्लूसिव फीड है, तो सारा कुछ तो माँ से ही बच्चे में जाता है। जितना उसका खाना पीना पौष्टिक रहेगा तो बच्चे के हेल्थ पे आएगा। कैल्शियम विटामिन जितना जाएगा माँ को, उतना ही उस बच्चे को भी जाएगा। तो वही चीज़ जो आप प्रेगनेंसी में दे रहे हो, वही आप आफ्टर बर्थ भी दे रहे हो। जहाँ तक गर्भ संस्कार की बात है, वही चीज़ जो आप प्रेगनेंसी में दे रहे हो, वो बच्चा पैदा हो उस समय तो बंद है, उसके बाद तो आपको और साक्षात देख रहा है, सुन रहा है, सहम रहा है। 3-4 महीने, आज पहले तो 3 महीने में बच्चे बात करते थे, आजकल के बच्चों की IQ इतना बढ़ गया है कि महीने के बाद ही वो ऐसे बात करने लगते, आप पे रिएक्ट करने लगते। इतना सब कुछ आगे बढ़ रहा है डेवलपमेंट की वजह से कि करता है। तो जब आप उससे बात करते हो, हंसते हो, बोलते हो, उसको डांटते हो, घर में चाहे माँ को या किसी की तेज़ आवाज़ किसी और को, झगड़ा लड़ाई, उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है, उसके मेंटल हेल्थ पे, उसके स्वास्थ्य पे फ़र्क पड़ता है। क्योंकि मेंटल हेल्थ तो हमारी नॉर्मल हेल्थ से डिपेंड करती है ना। तो वो सारी चीज़ें, खाना पीना, उसकी मालिश, जिस इन्वायरमेंट में वो पल रहा है, तो वो सारी चीज़ें वही जो प्रेगनेंसी में है वो 3 साल तक चाहिए। जब तक कि वो स्कूल जाता है, वो अच्छे संस्कार लेके स्कूल जाए कि स्कूल में किसी को देखो बच्चे ऐसे टकरा देते हैं, नहीं 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 नहीं, अरे वो प्यार से जाए, सबको गले लगाए, इज्जत दे। इसीलिए कहते हैं 3 साल तक वही चीज़ें रखे जो प्रेगनेंसी के दौरान है, तो वो बच्चा 3 साल तक वही सारी चीज़ें रखे। डॉक्टर साहिबा, इसमें एक और चीज़ है, आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो दूध पिलाना नहीं चाहती है, फीड नहीं कराना चाहती है। इस तरह के भी बहुत से मामले देखने को आते हैं। वो अपने आप को मतलब सो कॉल्ड फैशनेबल या जो भी है, पता नहीं, इस शब्द से हो सकता है कुछ लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन ये स्थिति है। चूँकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ तो जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ तो मैं आपसे पूछूंगा। तो ऐसे लोगों को किस तरह से डील किया जाए, उन्हें कैसे समझाया जाए, कैसे उनको मतलब ब्यूटी और क्रिएशन? देखिए, ये तो अपनी सोच है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। यदि कुछ मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन कुछ परसेंट ऐसे हैं, मेरे साथ 5 या 10% ऐसी गर्ल होंगी, जैसे कोई मॉडलिंग करती है, उनके लिए इशू बन जाता है कि मेरा फिगर ठीक रहे, या कोई ग्लैमर की दुनिया में है, ऐसे इशूज़ मेरे साथ पास भी आए हैं। तो हम उनको समझाते हैं प्यार से कि यदि आप एक माँ बनने हो तो जो ग्लैमर की दुनिया है वो 2-4 साल 5 साल में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन एक माँ जो अपने बच्चे को जन्म देती है, जो 6 महीने तक का मेन हम कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग, जो फर्स्ट 2 डेज़ 3 डेज़ में मदर जो अपना दूध पिलाती है, उसमें इतना ज़्यादा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है कि आप ये कोरोना जैसे डिजीज़ या ऐसी डिजीज़ जिसमें कभी कोई दवाइयाँ काम नहीं करती है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, उसमें आपको वही इम्यून सिस्टम काम देता है जो माँ ने फर्स्ट 4 डेज़ में और 6 मंथ्स में आपको एक्सक्लूसिव दिया है। तो किसी भी ग्लैमर की दुनिया में है, ब्यूटी की दुनिया में है, मिस यूनिवर्स वर्ल्ड, ये समझिए कि ये केवल 2-4 सालों का है, लेकिन जिस बच्चे को आप जन्म दे रही हैं, जो आपकी ज़िंदगी है, जो आपकी खुशी है, वो कैसे स्वस्थ रहेगा वो आप पे डिपेंड करता है, वो हम पे डिपेंड करता है। इसीलिए वो ना देख के कि क्या होगा, कल मेरी ब्रेस्ट सैगिंग हो जाएगी, कुछ नहीं होता सैगिंग। आजकल ट्रीटमेंट है, आप ग्लैमर की दुनिया में हो, आपके बहुत से तो प्लास्टिक सर्जरी होती है, इतना ही है, वो करवा लेंगे, लेकिन अपने बच्चों से मत छीनिए उसकी इम्यून सिस्टम, जिससे वो पूरी ज़िंदगी हेल्दी रहेगा। एक यदि लड़की है, उसको आगे इतने सारे डिजीज़ फेस करना है,
वो उसी इम्यून सिस्टम पे उस डिजीज़ को फेस यानी करेगी। कि बच्चों के साथ अन्याय मत कीजिए। अन्याय मत कीजिए अपने बच्चों के अपने साथ। बच्चों के हाँ, साथ, नहीं तो उसकी पूरी लाइफ इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो आजकल हम कितने डिजीज, फिर बाद में पॉल्यूशन ले, आपको ही झेलना होगा ना, फिर अगर वो बीमार रहेगा तो आप ही को आप झेलना। भी दुखी रहोगे। जो आप बुढ़ापे 2 की साल लाठी, की ग्लैमर की दुनिया के लिए, जो आप बुढ़ापे की लाठी करते हो वो खुद ही उसकी लाठी आपको बनना पड़ जाएगा ऐसी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बात को अवेयरनेस है, उनको समझाती हूँ मैं कि ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का इलाज है, वो कर सकते हैं। मैं तो इस चीज़ को इतनी अहमियत देती हूँ कि यदि किसी डिलीवरी पेशेंट को 24 घंटे में, मतलब अभी यदि उसकी सिजेरियन हुआ है तो मैं कहती हूँ 2 घंटे बाद फीड लगाओ। नहीं आता है, दर्द होता है, माँ कॉन्शियस नहीं है, लेकिन फीड तुरंत लगा दो, जिससे बच्चा शक करना शुरू कर दे। वो पहला ही डब्बे वाला दूध आप देते हो तो उसको मीठा लगता है, उसकी आदि बढ़ने लगता है। नहीं, उसको फर्स्ट पता चले कि मेरे माँ का दूध पीना है, निप्पल से स्टार्ट करते हैं। और ये कहीं ना कहीं विदेशों में देखा गया है कि उधर सिजेरियन चलता है, उधर डिलीवरी हुई है, उधर माँ को ब्रेस्ट को पहले ही लगाया जाता है। स्टिचिंग हो रही है, बच्चा पैदा हुआ, आपने क्लीन किया, फर्स्ट उसको फिर दिया जाता है। और कहीं ना कहीं हमारे देश में भी स्टार्ट हो गया है ये चीज़। और मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ, यदि मेरी डिलीवरी होती है, कि माँ को सबसे पहले उसका ब्रेस्ट को लगाओ। उसकी जो वार्मनेस होती है, उसकी फीलिंग आ जाती है, माँ से प्यार हमेशा रहता है। और उसका जो पहला जो आता है शकिंग, वो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो वो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सभी को बहुत ध्यान रखना चाहिए, परिवार वालों को, माँ को, खुद को और सभी को। डॉक्टर साहिबा, ये तो माँ के वात्सल्य और दूध और 3 साल तक की बात हुई। अब हम लोग फिर वापस बीमारियों पे आते हैं, जैसा कि ख़ासतौर से ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, इस तरह की बीमारियां महिलाओं में देखने को मिलती हैं। और अब सर्वाइकल कैंसर को लेकर के आपने भी बड़े पैमाने पे पूरे देश भर में आपने जागरूकता फैलाया है। कई हजार लड़कियों को, बालिकाओं को आपने फ्री में इंजेक्शन या जो है वैक्सीनेशन भी आपने कराया है। तो ये सर्वाइकल कैंसर क्या है, इससे कैसे बचे, और प्रिवेंशन में वैक्सीनेशन का क्या प्रक्रिया है, इसमें थोड़ा आप गाइड करें हमारे सभी दर्शकों को और उन बालिकाओं को जो कि अभी 9 साल या 10-12 साल की हुई है, या उनके पेरेंट्स को। हाँ, बहुत अच्छी बात पूछी है। ये बहुत ज़रूरी है आशुतोष जी जानना, हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए। चूँकि आप बिलीव नहीं करोगे, कल परसों मैं किसी प्रोग्राम, मोदी जी के प्रोग्राम में कहाँ थी, जहाँ मैं मीडिया वालों से बात की, तो वो लड़की, एक यंग लड़की थी जो पत्रकार थी। तो मैंने कहा मैम आपको पता है? तो कहती नहीं। मतलब जो पत्रकार हैं, जो आपकी वजह से ही अवेयरनेस होती है मैक्सिमम, उसको यही नहीं पता था कि कैंसर का वैक्सीन आ गया है, सर्वाइकल कैंसर का। तो ये बहुत ज़रूरी जानना है कि हमारे लिए, हमारी जान को जो खतरा है महिलाओं के लिए, उसमें ब्रेस्ट कैंसर पहले प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे सर्वाइकल कैंसर। हम सबसे ज़्यादा मौत हमारी जो हो रही है महिलाओं की, पहले प्लेस पे ब्रेस्ट कैंसर और दूसरे पे सर्वाइकल कैंसर होता है गर्भाशय कैंसर। गर्भाशय, यूट्रस का जो मौत होता है, मुंह होता है, उसको हम सर्विक्स कहते हैं, इसलिए सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। उसको हिंदी में ग्रीवा कहते हैं। तो कहीं न कहीं जो कैंसर है, इसको हम सर्विकल कैंसर कहते हैं। ये लोग सर्वाइकल से कन्फ्यूज़न होता है, वो ना समझे। बच्चेदानी के मुंह को कैंसर को सर्विकल कैंसर कहते हैं, जो बहुत ही खतरनाक है। जो हम 3 साल पहले तक आपको बताते थे कि एवरी 7 मिनट पे महिलाओं की मौत हो रही है, लेकिन वही 3-4 साल में अब एवरी 5 मिनट में महिला की मौत हो रही है। हम यहाँ बात कर रहे हैं, हमारे देश की कोई न कोई महिला की डेथ होती जा रही, मृत्यु होती जा रही है। इतना खतरनाक है। और लेकिन इतने खतरनाक बीमारी का से बचना उतना ही आसान है। क्या बात। यही हमें पब्लिक को बताना है कि जिससे सबसे ज़्यादा मौतें हो रही है, उससे बचना सबसे ज़्यादा आसान है। वो कैसे? कि उसकी जो जांच है, स्क्रीनिंग है, वो बहुत आसान है। हर 3 साल में पैप स्मीयर, जो सर्विक्स होता है, जहाँ कैंसर होता है, एक पानी लिया जाता है, स्लाइड बना के टेस्ट वाले को भेजना होता है। 2 या 3 साल में जो महिलाएं 30 साल की हो गई हैं और यदि वो मैरिड हैं, तो उनकी एक जांच 3 साल में होती है। 500-600 रुपये की जांच होती है जो कराना है, किसी भी जांच। हाँ, उससे क्या होता है, जो वायरस HPV, ह्यूमन पेपुलोमा वायरस, जो कैंसर क्रिएट करता है, यदि उसमें आ गया तो ट्रीटमेंट हो जाएगा। चूँकि वो जो वायरस आएगा वो 15 साल के बाद
आपको कैंसर में परिवर्तन होता है। तो उस 15 साल के अंदर यदि आप कराते रहोगे, कभी आ गया तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, तो बच गए, पहले डिटेक्ट कर लिया, डिटेक्ट कर लिया, 100% बच गए। दूसरा, किसी भी कैंसर का वैक्सीन नहीं आया अभी तक। हम कैंसर से जूझते जा रहे हैं, हमारी मौत होती जा रही है, पूरे शरीर में कैंसर फैल रहा है, अलग अलग कैंसर, किसी का टीका नहीं आया है। वैक्सीन या टीका केवल सर्विकल गर्भाशय कैंसर का आ गया है, और वो 9 साल से लेके 45 साल के औरतों को लग सकता है। WHO कहता है 9 से 26 साल, लेकिन यदि 45 साल तक की महिलाएं लगाएं तो चाहे कितना प्रिवेंशन, लेकिन प्रिवेंशन हो ही रहा है। तो 9 से 45 साल की जो हमारी बच्ची से लेके युवा और महिला हैं, ज़रूर उस टीका को लगाएं। ये वैक्सीन कहाँ पे मिलता है? पूरे देश में मिलता है। और अब हमने अपना वैक्सीन, अभी तक तो हमारा था कि बाहर का वैक्सीन थोड़ा कॉस्टली था, अब हमारे सरकार ने, हमारा देश ने अपना वैक्सीन सर्वावैक के नाम से बना लिया है, जो कि सर्वावैक, जो केवल 3 डोज लगना है आपकी पूरी लाइफ में। यदि 9 से 14 साल तक की आप बच्ची हैं या हमारी बच्ची है, तो उसको केवल 2 ही वैक्सीन लगना है। जिस दिन लगाएंगे 0 डोज, उसके 6 महीने बाद पहला डोज, 2 डोज हुआ, 0 पहला, और 6 महीने बाद पहला दूसरा डोज, जिसको हम पहला कहते हैं। 2 टीके बस, पूरी लाइफ में 2 ही टीके लगते हैं। मतलब 2000 रुपये तक का शायद टीका है, 4000 में पूरी लाइफ अपनी बच्ची को आपने बचा लिया, या हमने अपने आप को बचा लिया। क्योंकि 9 साल से 14 साल की बच्ची खुद तो समझेगी नहीं, उसके पेरेंट्स, उसके परिवार और समाज और डॉक्टर को अवेयर करना पड़ेगा। इसमें हमारी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि कोई बच्ची आए तो हम पहले से माँ को सतर्क करें कि जैसे 9 ईयर्स के हुए, चाहे पेडिट्रिशियन हो या गायनेकोलॉजिस्ट हो, आप अपने बच्ची को 2 टीका लगवाएं। यदि किसी ने 14 क्रॉस कर लिया तो 14 से 45 तक 3 टीके लगेंगे। पहला 0 डोज जिस दिन लगना है, उसके 2 महीने बाद पहला हम कहते हैं, दूसरा हो जाएगा, और 0 डोज से 6ठे महीने में जिसको हम दूसरा डोज कहते हैं। तो 3 डोज आज के 2 महीने बाद और आज के 6ठे महीने में। पूरी लाइफ में 14 साल से ऊपर जो बच्ची, युवा या महिलाएं हैं 45 साल तक, उनके 3 टीके लगने हैं, और 9 से 14 में 2 टीके लगने हैं। उसमें आप आसानी से उस खतरनाक बीमारी से बच सकते हो जो हर 5 मिनट में हम सब के मौत का कारण बनता जा रहा है और डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। जहाँ तक ब्रेस्ट कैंसर की बात कह रही है, ब्रेस्ट कैंसर भी बहुत आसान है। सेल्फ एग्जामिनेशन होता है, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर लेडी को चाहिए। हम बताते हैं, जो हमारे ओपीडी में पेशेंट आती हैं, कि सोते हुए अपने ब्रेस्ट का निरीक्षण करें। उनको हम बताते हैं कि जस्ट एक पैल्पेट करके रोज़ आदत डाल देना, आधा सेकंड लगता है, कि कोई गांठ तो नहीं है। जैसे भी शक होगा कि मेरा कोई गांठ है, आप तुरंत डॉक्टर के पास हो। उसकी कोई वैक्सीन नहीं आई है, केवल सेल्फ एग्जामिनेशन से ही आप बच सकते हो। थोड़ी मोड़ी कुछ शक हुआ, आप फटाफट डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कराएंगे, मेमोग्राफी कराएंगे, और कोई भी परेशानी है तो आपको तुरंत इलाज हो जाएगा, खतरे से आप बच जाओगे। और जी डॉक्टर साहिबा, इसमें आपने खासतौर से सर्वाइकल वैक्सीन की जो बात कही है, ये वैक्सीन को लेकर के अभी भी ये अवधारणा है कि ये वैक्सीन लगाएंगे, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, इसका कोई नुकसान तो नहीं है। इस कारण बहुत से लोग जो जानते भी हैं वो नहीं लगवाते हैं। नहीं, एब्सोल्युटली कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। क्योंकि देखिए, मैंने, आशुतोष जी आप जानते हैं कि जब कैंसर इंस्टीट्यूट में वैक्सीन सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा था, तो मैं अपने बलबूते पे, अपने खर्चे पे, समाज सेवा के नाते बस करके मैंने बच्चों को भर के 12 से 14 हज़ार बच्चों को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगवाया है। क्योंकि वहाँ फ्री था, मुझे केवल उनको लेकर ट्रांसपोर्ट करके लेके जाना था, जिम्मेदारी लेनी थी। उस 14-15 हज़ार बच्चों में मैंने किसी को नहीं देखा, 1 या 2 ने कहा कि फीवर आ गया। वो तो किसी वैक्सीन का जो इफेक्ट होता है, वो थोड़ा सा फीवर आ जाता है, बहुत माइल्ड फीवर। मैंने कोई खतरा नहीं देखा है, आज तक ना ही सुना है कि कोई साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट में जहाँ पे हम लगाते हैं डेल्टॉइड मसल्स पे पेन होता है, तो वैक्सीन पेन करता है, चाहे टीटी से लेकर के कोई वैक्सीन पेन करता है, हल्का फीवर देता है। इसमें तो मैंने फीवर भी बहुत कम देखा है, रेयर 1 या 2 पेशेंट का फ़ोन आया होगा फीवर आया है। तो एब्सोल्युटली कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है।
आराम से लगाएं, डॉक्टर के पास जाके लगाएं, 10 मिनट वेट करें और अपने घर जाए। 100% सुरक्षित है, पूरे वर्ल्ड में लगा रहे हैं। विदेशों में तो ये तक हो गया है कि आप कॉलेज जाने से पहले लगवा लें, क्योंकि ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज़ है। इसीलिए बच्चे कॉलेज जाए, जब तक उनके बीच में कुछ ऐसा खतरा हो तो कहते पहले वैक्सीन का सर्टिफिकेट दो तभी आपका एडमिशन होगा। बट हमारे यहाँ भी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन हमारी सरकार जागरूक है। हमारे वित्त मंत्री जी ने, श्रीमती सीतारमण जी ने बता दिया है कि हम अब स्कूल गोइंग प्रोग्राम में ही उसको डालेंगे, बट अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। हम दिल्ली मेडिकल फोरम IMA इस दिल्ली ब्रांच अपनी पूरी फाइल तैयार करके दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास 2 बार जा चुके हैं कि यदि इस तरह से आप बताया गया है देश में, कंट्री में, तो इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए। यदि हम स्कूल में ही, जो बच्चे प्राइमरी स्कूल है 9 से 14 में लगा देते हैं 2 टीके, तो आगे तो बात ही ख़त्म हो गई, लगाना ही नहीं पड़ेगा। और जो नहीं लगा है उनको हम अवेयर करके लगा ही रहे हैं। तो बिना साइड इफ़ेक्ट का आप अपने आसपास के गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो आपको लगा देंगी। बहुत सिंपल 2 मिनट का काम है। डॉक्टर ममता, आप IMA से जुड़ी हुई हैं और इस तरह से बहुत से मेडिकल एसोसिएशन से भी आप जुड़ी रही हैं, सामाजिक सरोकार आपके हैं। एक सवाल, जैसा कि आपने शिक्षा की बात कही कि एजुकेशन में और वहीं पे उन बच्चों को हम वैक्सीनेशन करवा दें, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम हेल्थ की जो पढ़ाई है, हम स्पेसिफिक प्राथमिक स्तर से उन्हें कुछ मूलभूत जरूरी जो जानकारी है जो कि लोगों को जानना ही चाहिए, वो पढ़ाना शुरू करें। स्वास्थ्य एज ए सब्जेक्ट, हेल्थ एज ए सब्जेक्ट पढ़ाई, क्योंकि बहुत कुछ तो पढ़ा ही रहे हैं। जैसे मोरल साइंस पहले पढ़ाए जाते थे, वो आजकल नहीं देखने को मिलते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं बाकी बच्चों में वो वैल्यूज सिस्टम नहीं क्रिएट हो पा रहा है जो हम लोग के समय में मोरल से नैतिक शिक्षा जिसको हम लोग कहते हैं, हम लोग पढ़ते थे, आजकल शायद पढ़ाई नहीं हो रही है उसकी। तो क्या उसी तरह से हेल्थ की पढ़ाई शुरू की जानी चाहिए प्राथमिक स्तर से? बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष जी, बहुत अच्छी, हाँ, बहुत अच्छी बात आपने बताया। ये हम हमेशा बताते हैं, लेकिन क्या है, हमारे बताने से किसी टीचर नहीं बताएंगे। ये तो सेंट्रल, हाँ, उसमें आना चाहिए, जो सिस्टम है उसके अंदर आना चाहिए कि हम हेल्थ पे बात करें, बच्चों के क्लास में इस इशू को रखें कि एनीमिया क्या है, हेल्थ को कैसे ध्यान रखना है। स्पोर्ट्स की, मैं तो कई स्कूल में जब जाती हूँ ऐसे बात करने किसी अवेयरनेस प्रोग्राम में, तो बताती हूँ कि स्पोर्ट्स की क्लास, विदेशों में देखिए कि रोज़ एक स्पोर्ट्स का क्लास रखते हैं, एक स्पोर्ट्स का 1 घंटे का रखते हैं। तो क्या है, बच्चों में स्पोर्ट्स की एक डेवलपमेंट हो जाती है। आप यदि हफ्ते में 1 बार रखते हो तो वो चीज़ पूरा नहीं हो रहा है। और आज की सारी समस्याएं जो है लाइफस्टाइल, हेल्थ, स्पोर्ट्स की वजह से हो रहा है। क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं, बच्चे आजकल मोबाइल पे सारे होमवर्क कर रहे हैं। तो हम लोग तो गांव के पले बने हैं, हम तो खेले धूपे हैं, तो हमारी अंदर तब भी थोड़ी सी इम्यूनिटी है। आजकल के बच्चे पूरे दिन बैठते हैं, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, उसी की वजह से जो इतनी सारी समस्या हेल्थ इश्यू, ओबेसिटी, PCOD लेडीज़ में या मेल में भी ओबेसिटी वगैरह की समस्याएं केवल लाइफस्टाइल की वजह से है। तो ये कहीं न कहीं हमारी सरकार को जागरूक होना पड़ेगा कि हेल्थ को लेके एक सब्जेक्ट रखें जिसमें लड़कियों और लड़कों को जागरूक करें, दोनों को, क्योंकि वो भाई है, वो कल बड़ा होगा, हस्बैंड बनेगा। हेल्थ को सिर्फ हमने जीव विज्ञान, बायोलॉजी तक सीमित रखा है, बायोलॉजी में जाके ना, सारा जाना है। एनीमिया क्या है, स्पोर्ट्स क्या है, स्पोर्ट्स से कैसे हम अपने हेल्थ को ठीक रख सकते हैं, योगा क्या है। एक दिन योगा करने से कुछ नहीं होगा। योगा क्या है, योग क्या है, मेडिटेशन क्या है। क्योंकि आज के दिन में जितनी बीमारियां हैं ना, दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है। आपको एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन से ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर के साथ साथ माइंड भी हमारा बीमार चल रहा है। स्ट्रेस की इशू, एंजाइटी, डिप्रेशन, छोटा छोटा बच्चा आता है, क्या हुआ, डिप्रेशन। होता क्या डिप्रेशन? डिप्रेशन नहीं है तुम्हें, ये तुमने शब्द सुन लिया है। तो कहीं न कहीं ये समस्या दूर होती है बिना दवाई का। दवाई से साइड इफेक्ट में नुकसान होता है और उसका समस्या सॉल्व नहीं होता। पूरे लाइफ डिप्रेशन, एंजाइटी का दवाई खाते रहोगे, आप डम हो जाओगे। लेकिन तो
तो कहीं न कहीं हमारी सरकार को चाहिए, आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से, कि एक पीरियड हेल्थ पे होना चाहिए और एक स्पोर्ट का होना चाहिए, जिसमें सारी चीज़ें रखा जाए। ये जो बात आप कह रही हो, चूँकि आईबीए के आप पदाधिकारी हैं यहाँ पे, तो क्या आप वे जो मुख्य पदाधिकारी हैं उनसे इस विषय पे आप चर्चा करेंगी और एक आप प्रतिवेदन सरकार को देना चाहेंगी, अगर इस पे सहमति बने तो? आप बिल्कुल हम देना चाहते हैं। इवन कि हम अभी जो कैंसर वाले प्रोग्राम को लेके गए थे, तो हमारा एक पॉइंट ये भी था कि हम सारे बच्चों को, जब कोई बच्चा 10th पास कर लेता है या 12th, तो 10th 12th में ही एक फर्स्ट एड का उनको सिखा दिया जाए कि मान लीजिए वो एक लड़का है या लड़की है, कहीं देख रहा है कि कोई बेहोश हो गया और सीपीआर करने की ज़रूरत है, तो उसको सीपीआर आना चाहिए कि फटाफट कैसे करता है। तो कम से कम इतना कर दें कि वो हार्ट अटैक से हॉस्पिटल तक पहुंच जाए। यदि आपने गोल्डन आवर, वो यदि आपने सीपीआर कर दिया तो उसके पास आधा घंटा बच जाता है। तो कहीं ना कहीं हम सबको नॉलेज होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी उसका एडमिशन कॉलेज में हो। बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं कि ये हमारा सेकंड था। थर्ड हम एनीमिया को लेके गए थे कि एनीमिया और हाइजीन जो लेडीज़ की आज की प्रॉब्लम हो गई है। एक छोटे छोटे बच्ची जो अभी स्कूल नहीं गई, वो जो क्रैच वगैरह में जाते हैं, उनकी इशू हो गई यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। चूँकि सफाई नहीं होती है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, ईचिंग हो जाती है, गंदगी। चूँकि बच्चे हैं, उनको नहीं पता कैसे क्लीन करना होता है, पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो अभी अब सोचिए, एक छोटे 2-3 साल के बच्चे को आती है वेजिनाइटिस, वल्वा वेजिनाइटिस लेकर के, हमारे लिए कितनी समस्या हो जाती है। उसको कैसे? हाँ, चूँकि ये एक क्रॉनिक बन जाती है डिजीज़, पूरी लाइफ वो सफ़र करेगी एक डिजीज़ लेके। चूँकि फंगल इन्फेक्शन हो जाए, जो कहीं ना कहीं छुपा होता है, आपको लगता है आज आपने ट्रीट कर दिया, और फिर से कहीं से हाइजीन इशू आएगा, फिर से बढ़ जाता है। तो बच्चों से लेके युवा वर्ग जो कॉलेज में आती है, स्कूल में आती है, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। प्लस लेडीज़ जो वर्किंग है, जो सार्वजनिक प्लेस पे जाती हैं, तो उनको यूटीआई और वेजिनाइटिस की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। तो उसकी अवेयरनेस हाइजीन को लेके स्कूल में ही होना चाहिए। तो यदि हम एक हेल्थ चैप्टर रखते हैं, तो उसमें हमें थोड़ी छोटी मोटी डिजीजेज बिल्कुल एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। 50 नंबर का ही सही। हाँ, आधे घंटा रखें, स्पोर्ट्स का रखें, तो दोनों से हमारी मेंटल हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ ठीक रहती है, जो आज के दिन में सबसे बड़ी समस्या है। हम दवाई पे कब तक डिपेंड होकर जिंदगी चलाएंगे? बिल्कुल, जैसा कि अब देख ही रहो कि पॉल्यूशन है, सांस फूलती है, आपकी भी, हमारी भी, इनकी भी, पूरी दुनिया, बच्चा ग्रसित है। आज दिल्ली में ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल तो पॉल्यूशन तो हमारे कंट्री में है ही। तो उससे केवल हम स्पोर्ट्स से और योगा मेडिटेशन से ही बच सकते हैं। अपने लंग्स को मजबूत करें, अपनी कैपेसिटी मजबूत करें। वो हम बचपन से ही हैबिट डालें, जैसे विदेशों में है कि बचपन से आदत पड़ जाती है। आपको रोज़ जिम जाने की स्पोर्ट्स की आदत पड़ जाती है, आप 2 दिन ना करके देखें, आपको बेचैनी लगेगी। वो कब होगी? जब बच्चा स्कूल में रोज़ करेगा, तो उसकी हैबिट बन जाएगी। तो 2 दिन छुट्टी पे भी रहता है तो घर में डालने की जरूरत है। ये सारा हमारा मेंटल है, वो पूरा जैसे शरीर यूज टू हो जाएगा, वो करे बगैर रहेगा नहीं, और यही उसकी पूरी जिंदगी काम। शिक्षा नीति में बहुत ख्याल रखा भी गया है। तो कहीं ना कहीं आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से, आईएमए के माध्यम से, डीएमए के माध्यम से हम ये बहुत बड़ा काम लेके जा रहे हैं कि हम वैक्सीनेशन के साथ साथ हेल्थ उसी पे हम चाह रहे हैं, पढ़ाई भी हो, जिससे कि हमारी हेल्थ सुधरे। हम लोग लगभग बातचीत के अपने अंतिम पड़ाव में है, आपके पास भी समय कम है। और एक चीज़ जो मैंने देखा है खासतौर से आधी आबादी में, आम महिलाओं में, घर की महिलाओं में, घर का सारा काम कर लेंगे, घर में जितने लोग हैं वो पहले भोजन कर लेंगे, उसके बाद हम नहाएंगे, पूजा करेंगे, फिर 12 बजे खाएंगे। तो ऐसे में हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो बालिकाएं हैं, हमारी जो बेटियां हैं, कैसे स्वस्थ रहेंगी? यस, वहाँ अवेयरनेस की ज़रूरत है। ये इतनी बड़ी इशू है आशुतोष जी कि क्या बताएं आपको। इवन कि ये मैं केवल जो हमारे घर में महिलाएं काम करती हैं उन्हीं की बात नहीं करी, जो हमारी पढ़ी लिखी महिलाएं, डॉक्टर्स हैं, वर्किंग हैं। अब क्या है कि उनके ऊपर बर्डन इतना है, इतना वर्क बर्डन ले ली है कि यदि वो घर में भी हैं, यदि हाउसवाइफ भी हैं, तो सुबह 7 बजे से लेके उठ के पहले अपने बच्चों के लिए स्कूल का काम करेगी, फिर अपना ब्रेकफास्ट बनाएंगी, सबको खिलाएंगी, तो उनको नहाते खाते 2 बज जाता, क्योंकि ओवरलोडेड है। तो देखिए, ये उसमें किस महिला की ही कमी नहीं है, आप सबको ध्यान रखना पड़ता। आप भी एक हस्बैंड हो और भाई हो, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप घर में आपकी जो बीवी है,
वो टाइम पे नाश्ता किया या नहीं, आपके साथ बैठ के नाश्ता करेगी। ठीक है, बच्चे चलेंगे, अब हम नाश्ता करके ड्यूटी जाएंगे, आप भी हमारे साथ नाश्ता करो, उसके बाद कोई काम करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूजा नहाने से पहले ही किया जा सकता है, मैं इस बात को नहीं मानती हूँ। यदि आप मन से साफ़ हो, दिल से साफ़ हो, कुछ नहीं करना है, आप तो नाश्ता करते करते प्रभु का नाम ले सकते हो, खाना बनाते बनाते प्रभु का नाम ला सकता है। आपके प्रभु कौन है? सामने है आपका बच्चा जिसको आपने भेजा है स्कूल, आपके प्रभु, आपके हस्बैंड, आपका हेल्थ आपका प्रभु है। चूँकि प्रभु तो कहते हैं मैं हर चीज़ में हूँ। यदि आप अपने हेल्थ को इग्नोर करते हैं तो भगवान कभी खुश नहीं होंगे। वो तो कह रहे हैं मैंने तुम्हें मनुष्य बनाया है और मानव कल्याण के लिए ही पैदा किया है। तो जब आप मानव कल्याण बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो पहले अपने आप को ठीक रखिए। तो उसमें पूजा कहीं नहीं आता है। प्रभु की पूजा मन की शांति, अच्छाई के लिए की जाती है। जब आपको टाइम मिलता है जाके बैठ के 2 बार नाम लें, भजन कर लें, खा के जो आनंद मिलता है पूजा करने में, पूछिए मत, पेट भरा हो, सब अच्छा लगता है। तो ये एक बहुत बड़ी इशू है। तो मैं तो कहती हूँ कि एक परिवार और हस्बैंड, भाई, घर में कोई भी मेल हो, उनको ज़्यादा जागरूक रहना ज़रूरी है। क्योंकि फीमेल अपने हेल्थ को बहुत इग्नोर करती है और उसकी वजह से उनकी बहुत हेल्थ, चाहे वो प्रेगनेंसी की हो या नॉर्मल लेडी हो, चाहती हैं कि घर में जो जूस बनाया अपने बच्चों और हस्बैंड को दें। दूध बचा है तो पहले उनको दे, दही है तो उनको दे, अच्छी चीज़ें बनी है तो पहले इनको दे। नहीं, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि एक औरत जो क्रिएटर है, जिसकी वजह से बच्चा घर में आता है, इंसान हम सब पैदा होते हैं, बैल को पैदा करने वाली लेडी होती है, उनका हेल्दी रहना बाद में भी, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड बाद में भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उन्हीं से घर चलता है। एक वर्किंग लेडी भी घर में काम करके लंच भरती है, बस में या गाड़ी में भर के जाती है, टाइम मिल के फटाफट खाती है। उनको सुकून से खाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि खाना तो शरीर में तभी लगता है जब आप सुकून से खाते हो। बिल्कुल। तो इतना जो बर्डन लेके मल्टीटास्किंग लेडी जो है, जो आजकल काम करती हैं, उनको चाहिए कि यदि आप वर्किंग हैं तो आप मेड रख लीजिए ना। मेड रखने से क्या होता है कि एक हल्का आप मेंटल पीस, हेल्दी रहेंगे। एक मेड को जो बेरोजगार है उसको आप काम भी दे रहे हो, एक समाज सेवा भी हुआ, एक की सेवा कर रहे हो, रोजगार भी हो गया है, तो एक को सेवा भी मिल गया, आप आराम से खाना खा रहे हो। दूसरी बात, ये जो हमारे समाज में है कि हम क्यों मेड के हाथ का खाना खाएं, ये बहुत बड़ी इशू है। मैंने कभी खाना नहीं बनाया, हाँ, जब नहीं मेड आती मैं बनाती हूँ, बना के जाती हूँ। कल नहीं आई थी, मैंने बनाया खाना, फिर क्लिनिक गई। 2, 4, 5 दिन चलता है, 10 दिन चलता है, आप इंजॉय करते हो उसमें। लेकिन आपको जो खाना बना के भागना पड़ता है, आप अपना खाना मन से बनाते हो, और जिस खाने को आपने मन से बनाया नहीं वो आपका बच्चा, पति और कोई खाएगा, हेल्थ ठीक नहीं लगेगा, नहीं। इसीलिए मन से, प्रसन्नता से खाना तभी बनाएंगे जब सुकून से बनाएंगे, तो और खाएंगे भी सुकून से, तभी आपके हेल्थ में लगेगा। तो मेड रखिए, बनाइए। यदि वर्किंग है, यदि 5,000 कमाती हैं, 1,000 रुपये मेड को देंगी, तब भी 4,000 रुपया बचता है, 3,000 बचता है। सुकून तो है, एक को रोज़गार मिला, प्रसन्नता मिली, आप आराम से आके बैठे हो, नहीं तो भागम भाग में आए आपने का। इसी तरह हेल्थ परेशान होता है। यही कारण है कि आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, यही कारण है कि योगा नहीं करते, यही कारण है कि आप मेडिटेशन नहीं करते हो और आपकी हेल्थ इशू बनती है। आज के दिन में डायबिटीज़ कितनी ज़्यादा होने लगी है। पहले था कि अनुवांशिक हेरिडिटल होता था, अब टेंशन की वजह से डायबिटीज हो रहा है। हाइपरटेंशन टेंशन की वजह से हो रहा है। ओबेसिटी, आप घर में खाना बना के भागती हैं, उससे ओबेसिटी कम नहीं होगी। आप ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो, जैसे हम भी ऐसे ही करते हैं, ओबेसिटी बढ़ रही है, जो सबसे बड़ा डिजीज़ का कारण हो गया है। थायराइड उसकी वजह से हो रहा है। ये 4 प्रॉब्लम से बहुत बढ़ रही है, और ये चारों प्रॉब्लम क्यों हो रही है? लाइफस्टाइल की वजह से। चाहे आप मल्टीटास्किंग हो, ओवरलोडेड हो, या आप इग्नोर कर रहे हो, सब कुछ। तो इसमें उस लेडी के साथ साथ ज़रूरी है फैमिली का साथ देना कि नहीं, आप वर्किंग है, आप मेड रखिए, हम खाना बनाएंगे। आपको प्रसन्नता है अपने हाथ से खाने का, आप सब लोग मिल के बनाइए। ये सिस्टम को छोड़ना पड़ेगा कि एक बहू खाना बनाएगी या एक बीवी खाना बनाएगी या आप भाभी खाना बनाएंगी। नहीं, यदि वो वर्किंग है तो खाना, और यदि नहीं भी वर्किंग है तो सुबह से
शाम तक एक लेडी वही काम कराएगी, ब्रेकफास्ट, लंच, फिर उसको टेंशन डिनर का हो जाता है, वही काम करके वो मन से कभी भोजन नहीं तैयार करती है। आप प्यार से साथ मिलके करो, एंजॉय करके करो, तो आपके लिए भी अच्छा है, उसके लिए भी अच्छा। और ऐसे में ही वो ठीक रहेगी, आपको प्यार करेगी, आपको सम्मान देगी। और घर के साथ साथ आजकल राजनीति क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही है, हर जगह बढ़ रही है। स्पोर्ट्स में आप देखिए, स्पोर्ट्स में सारा नाम कर रही है, वो तभी ठीक रहेगी जब आप उसको हर तरह से सहयोग करेंगे कि हम आपके साथ हैं। एक लेडी की जो क्षमता होती है ना, मेल से 10 गुना ज़्यादा होती है। बिल्कुल, समझ रहे हैं ना, इस बात को मानिए। मैं लेडी हूँ इसलिए नहीं कह रही हूँ, ये सच है। मैं तो मानता हूँ। हाँ, आप जानते चूँकि आपकी मैडम कितना काम कर रही हैं, घर भी बाहर, इसीलिए मल्टीटास्क, बहुत ज़्यादा टैलेंट है उनके अंदर, बहुत शक्ति, एनर्जी है। जो कहते हैं शक्ति, नारी शक्ति, सचमुच शक्ति है। लेकिन हर शक्ति को एक जो उसकी ज़रूरत होती, एनर्जी की, पॉजिटिविटी की ज़रूरत होती, सपोर्ट की ज़रूरत हो। पॉजिटिविटी कौन देगा? उसका हस्बैंड, उसका फादर, उसका भाई, उसका ससुर, उसके सास, उसकी ननद, पूरी फैमिली। आप खुश रखोगे, एक के बदले 10 काम स्माइल के साथ करेगी, प्यार देगी, सम्मान देगी। लेकिन उसको भी उतने ही प्यार और सम्मान की ज़रूरत है जिसको जो नहीं मिल पा रहा है आजकल डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से। और ये कहाँ से इस शराब वाली चीज़ इतनी नफ़रत होती है ना, जो डोमेस्टिक वायलेंस का सबसे बड़ा कारण है। जो महिलाएं आंसू लेगी, क्या वो आंसू लेके प्रेगनेंसी करेगी? क्या उस बच्चे को पैदा करेगी? क्या उसको पालेगी? कैसे रहेगी? सही बात। इसीलिए समाज में औरत कामयाब रहेगी, खुश रहेगी, सशक्त रहेगी, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। और किसी भी देश को, जो मोदी जी का सपना है कि हम भारत को फिर से गोल्डन बनाएं, और तो उसके लिए सोने की चिड़िया बनाने के लिए महिला जो 50% से ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, अब उनका सशक्त होना बहुत ज़रूरी है, उनको पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, उनकी नॉलेज बहुत ज़रूरी है, तभी सशक्त होना है। केवल एक बार नहीं कर सकते, दोनों साथ चलेंगे तभी हम अपने समाज और देश को ले जा पाएंगे। हाँ, जो हमारा लक्ष्य है कि हम कहीं न कहीं ऐसा प्रूफ करके अपने देश को विकसित भारत का जो सपना जो है, वो सपना केवल एक आदमी नहीं करेगा, वो तो सपना दिखा रहा है, आपके मन में डाल रहा है, वो हमारा सपना है। क्योंकि हमारा समाज, मेरा परिवार, समाज, देश सुरक्षित है तो ये परिवार सुरक्षित है, ये समाज सुरक्षित है। तो देश हित में काम करें, और कैसे साकार करना है देश को, कैसे हम विकसित बनाना है, उसके लिए दोनों मिलके करें। और पढ़ाई में महिलाओं को आगे करें, खेल में आगे करें, हर क्षेत्र में महिलाओं को भेजिए। देखिए कैसे समाज आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ रहा है। और पिछले 20-25 सालों में बहुत हम आगे बढ़े हैं, और ये चर्चा अभी भी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, बिल्कुल। और बहुत ज़रूरत है। हमें लग रहा है कि ये चर्चा लगभग हम लोगों ने उन तमाम सवालों के जवाब डॉक्टर ममता ठाकुर से ले लिया है जिसपे चर्चा करने के लिए हम आए थे। हालांकि महिलाओं की सेहत की एक बीमारियों की बात करें तो बहुत सी बीमारियों की नाम डॉक्टर ममता ठाकुर जी ने गिनाए हैं, लेकिन जो मूल बात पे हम लोगों की चर्चा हो गई कि किस तरह से महिलाओं को स्वस्थ और सशक्त बनाना इस राष्ट्र के लिए जरूरी है। क्योंकि बालिकाएं और महिलाएं जब स्वस्थ होंगी तो समाज स्वस्थ होगा, पूरा आने वाला जनरेशन स्वस्थ होगा, क्योंकि उनके स्वास्थ्य से आपके राष्ट्र का स्वास्थ्य का जो तार है वो जुड़ा हुआ है। और ये बात ममता ठाकुर जी ने आज अपनी इस बातचीत में, इस बेहतरीन बातचीत में, और बिल्कुल ये ममतामयी बातचीत में, जैसा कि नाम उनका है, उन्होंने जिस वात्सल्य के साथ आप सभी लोगों को ये बात बताई है, मुझे लगता है कि डॉक्टर ममता ठाकुर की यह एक एक बात परिवार के सभी सदस्यों को देखना चाहिए। चाहे वो पति हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो सास हो, चाहे वो ससुर हो, जो भी परिवार के जितने भी रिश्ते नातेदार हो, उस सबको ये बातचीत देखना चाहिए, ताकि हम जिस एक समरस समाज की परिकल्पना हम कर रहे हैं, जिस हम एक समृद्ध भारत का सपना देख रहे हैं, जिस हम स्वस्थ भारत का सपना देख रहे हैं, वो साकार होगा। क्योंकि हम जब खुशहाल रहेंगे, और इस खुशहाली के लिए महिलाओं का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, और उनके स्वास्थ्य के लिए परिवार के सभी लोगों का एक दूसरे को सहयोग करना जरूरी है। यह इस बातचीत का मुख्य पॉइंट रहा है, और हमें लगता है कि
शानदार ये बातचीत रही और आप लोग इस बातचीत का आनंद उठाएंगे और अपने अंदर इसको एक तरह से एडॉप्ट भी करेंगे। ऐसा नहीं कि सुनेंगे और हंसेंगे और निकल जाएंगे, एडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। बहुत दुनिया आगे बढ़ गई है, आज चांद और सूरज पे जाने की बात हो रही है, ऐसे में महिलाएं भी बहुत आगे बढ़ी है, उनके साथ हमें चलना होगा। और महिलाएं विशेष होती है ये हम सभी पुरुषों को यह मानना होगा, क्योंकि उनमें जो है क्रिएशन शक्ति है, सृजन शक्ति है, और वो माँ है, वो मातृशक्ति है। तो मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। और द थर्मामीटर का यह जो शो है, इसमें डॉक्टर ममता ठाकुर ने हमें समय दिया, इसके लिए उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और अगले अंक में एक बार फिर से हम हाजिर होंगे अगले रविवार को। और तब तक आप अगर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और स्वस्थ भारत मीडिया पे आप बने रहें। और तमाम और भी जो 4 डॉक्टरों का इंटरव्यू हमने किया है, जिसमें उसको भी आप देखें, कैंसर पे चर्चा हो रही है उस पे आप देखें, उसमें न्यूरो पे हम लोगों ने चर्चा किया वो भी देखें, और किस तरह से बुजुर्गों का ख्याल रखें यह भी हमने वीडियो बनाया है, वो भी आप जरूर देखें। और यदि आपको स्पेशली कोई वीडियो बनवाना है, आपको लगता है कि इस विषय पे बनाना चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, वह भी हम बनाएंगे। हमारा प्रयास है कि स्वास्थ्य से जुड़ा हर वह बात, हर वो जरूरी सवाल जिसका जवाब समाज के लिए जरूरी है, वो हम लेकर आएंगे। धन्यवाद। मैं आशुतोष कुमार सिंह, स्वस्थ भारत मीडिया के लिए।